हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 1 10 मार्च 2023 यानी आज के शिफ्ट का पेपर की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा अगर किसी अभ्यर्थी को लगे कि कुछ और भी क्वेश्चन उनको पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर उसे लिखें ताकि दूसरे अभ्यर्थियों को हेल्प मिले। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पर, तो राजस्थान से कौन सी नदी निकलती है, तो जो ऑप्शन दिया गया था उस अनुसार लूनी नदी वहाँ पर सही ऑप्शन था, क्योंकि लूनी नदी जो है वो आपके राजस्थान से निकलती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम। अब बंगाल की खाड़ियों में कौन सी नदियाँ अपना जल गिराती है, साथ में अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो आज के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन कौन सी नदियों का नाम दिया था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हम लोग सारी नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, सुवर्ण रेखा नदी और महानदी, ये सारी ही नदियां जो हैं वो अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, इसी तरह से अगर अरब सागर से पूछ दिया जाए अरब सागर में कौन सी नदी अपना जल गिराती है, तो ये आपको बस मैंने याद रखने के लिए कि कहीं यहाँ से क्वेश्चन न पूछ दे तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पर ऐड किया है। तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं वो है सिंधु, नर्मदा और तापी और माही। ये सारी ही नदियां जो है वो अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो ये इन दोनों को जरूर याद रखें, कॉमन क्वेश्चन है और पूछा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेंटिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो वर्ली पेंटिंग आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इसके अलावा चित्रकाठी चित्रकारी, जो आपके चित्रकारी और चित्रकाठी जो चित्रकारी है वो भी आपके महाराष्ट्र से ही संबंधित है। तो इस तरह से इस सबको थोड़ा सा पढ़कर जाएं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित है। तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये किस अनुच्छेद में आता है, तो 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल जो है आता है, तो इसके बारे में दिया गया है। इसके अलावा और भी मैं अनुच्छेद बता देती हूँ जो आपातकाल से ही संबंधित है। तो देखिए अगर बात करें 356 की अनुच्छेद की, तो यहाँ पर राज्यों में आपातकाल लगाने का प्रावधान है। जो 352 है वो राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में आपातकाल लगती है, और इसके अलावा अगर 356 अनुच्छेद की बात करें तो ये राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है यहाँ पर 356 अनुच्छेद के तहत। इसके अलावा 360 अनुच्छेद जो है वो वित्तीय आपातकाल को दर्शाता है, यानी 360 अनुच्छेद में आप वित्तीय आपात की के बारे में पढ़ेंगे, और ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 360 में है। तो यहाँ पर ये राष्ट्रपति को अधिकार होता है 360 वित्तीय आपातकाल लगाने की। तो ये कुछ अनुच्छेद हैं जिनको पढ़ना है आपको। आपका पूछा गया था 352, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 अनुच्छेद और ऐड कर दिए ताकि आप लोगों के रिवीजन हो जाए और कभी क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप लोग अच्छे से कर पाए। इसके बाद देखिए हड़प नीति किसने शुरू की थी, तो देखिए लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को शुरू किया था। तो ये आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा अच्छे से। इसके साथ ही देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और पढ़ लेते हैं। देखिए न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी, और न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं, और इसे किससे दर्शाया जाता है, एन से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऐड किया ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। इसके साथ ही देखिए प्लासी का युद्ध पूछा था कि कब हुआ था, तो आप सभी को पता है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, और इस युद्ध में एक और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। और कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो जो कंपनी की सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव, और इसने क्या किया, नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था।
तो ये कुछ थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ऐड किया इसको। उसके बाद पूछा था आपसे कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पर बिहार केसरी जो है वो डॉक्टर श्री कृष्ण, जिसे श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है, 1857 से 1961 तक भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और ये 1946 से 1961 तक थे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को मैंने यहाँ पर ऐड किया ताकि आप लोगों को अच्छे से पता हो। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताया गया कि 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है, तो ये है मोढेरा, गुजरात का गाँव। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो प्रधानमंत्री ने गुजरात के मेहसाना जिले के एक गाँव मोढेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया था। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके साथ देखिए कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, और लगभग सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ये 8 राज्यों से गुजरती है, और वो राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए भारत में कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो इनको आप याद कर लें, बीच में कोई और राज्य दे दिया जाएगा तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए इसको याद करने का एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। तो ये आप लोगों को भी आता होगा, तो इस ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद पूछा था कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया था उस हिसाब से इंदौर बिल्कुल सही था आंसर। इसके बाद पूछा गया था कि प्रो कबड्डी लीग कौन जीता है, तो यहाँ पर करेंट अफेयर्स को थोड़ा सा पढ़कर जरूर जाएं। तो ये यहाँ पर सही आंसर था आपका जयपुर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो अंडर 19 महिला फुटबॉल किस देश में आयोजित हुआ, तो ये इंडिया में आयोजित हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 चीते किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं, तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ये 8 चीते लाए गए हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर आपके यक्षगान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि यक्षगान किस राज्य से संबंधित नृत्य है, तो ये है कर्नाटक राज्य से। तो कर्नाटक राज्य में यक्षगान नृत्य होता है। इसके साथ अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो पहला दूसरा भी आप लोग याद कर लें, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऐड किया है। पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। तो ये आपके पहले पानीपत का डेट है, पहले पानीपत का युद्ध जो हुआ था। उसके बाद अगर मैं तीसरी लड़ाई की बात करूँ तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी वो 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था, और यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। तो ये जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है जो आपके आज के क्वेश्चन में पूछा गया था वो 1761 में पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं द्वितीय युद्ध की बात करूं कि पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको लोग हेमू के नाम से भी जानते थे, और अकबर के सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। तो ये आपके पहले, दूसरे और तीसरे युद्ध के बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐड किया है, आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से पढ़कर जाइएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था, तो ये आपके मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, और देखिए ये सारे ही प्रश्न नहीं हैं, यहाँ पर जितने प्रश्न मुझे पता चलता है वो मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करती हूँ। और यहाँ पर अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन पता हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर उसको ज़रूर ऐड करें ताकि दूसरे अभ्यर्थियों को उससे फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।